हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट स्टूडेंट। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 5 मार्च का। 5 मार्च की जो पहली खबर हमारी वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जो विजिट है, जहां पर वो यूके और आयरलैंड इन दोनों स्टेट के अंदर जो विजिट करके आएंगे। यहां पर 5 दिन की विजिट है, जहां पर 3 दिन तक यूनाइटेड किंगडम और 2 दिन तक आयरलैंड के अंदर विजिट करेंगे। यहां पर एस जयशंकर जी ने कल जो उनकी होम सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात की और इसके साथ साथ जो जो ट्रेड कमिश्नर है उनसे भी बात हुई है। और यहाँ पर अब हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके के, उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर की विजिट है, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और यूके के बीच में जो पिछले 4 साल से अटका पड़ा है, जिसकी जो बातचीत है जो पिछले जनरल इलेक्शंस हैं उसके टाइम पर बंद हो गई थी, अब यूके चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाए। जहां पर जो टैरिफ वॉर इस समय वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, वहां पर यूके को जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई के लिए वो चाहती है कि इंडियन जो मार्केट है उसका उसको एक्सेस मिल जाए। यहाँ पर अब यूक्रेन समिट भी हुई थी और उसके बाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो देखेंगे कि यूक्रेन समिट के बाद अब जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, जो कीव स्टार्मर, उनका क्या स्टैंड है और यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी और जो ग्लोबल पीस है उसकी तरफ हम कैसे काम कर सकते हैं। वो जो नेक्स्ट खबर है वो बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है JCD, जॉन कॉकटेल डिफेंस सिस्टम। इसने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है इंडियन एक पुणे बेस्ड कंपनी है EPH। EPH का मतलब है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स हाइड्रोलिक्स, और इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ है जहां पर जो टैंक टर्रेट्स है इनके बीच में इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जॉइंट वेंचर बना है। और जॉइंट वेंचर के अंदर जो JCD है उसका 60% स्टेक है और जो इंडिया की जो EPH है उसका 40% स्टेक है। यहाँ पर ये जो दोनों कंपनी है, ये दोनों मिलकर एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगी और इंडिया के अंदर जो डिफेंस सेक्टर है वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाएगा। ये इंडिया का एक जो डिफेंस सेक्टर है वहां पर हमने एक FDI को इंक्लूड किया है, जहां पर जो फैसिलिटी है वो इंडिया के अंदर बनेगी और बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना सकती है। ये जो डील हुई है ये उस समय हुई जब बेल्जियम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मैक्सिम, वो इंडिया की विजिट के ऊपर थे और यहाँ पर इंडिया और बेल्जियम के बीच में जो डिफेंस है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा टाइज अप भी। यहां पर एक बात और देखने की है, जो बेल्जियम, जहां पर अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जो नेटो का दबाव आ रहा है, वहां पर जो डिफेंस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बात हो रही है, यहां पर बेल्जियम चाहती है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए और इसी के लिए जॉइंट वेंचर जो है ये बनाया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से आई और जुडिशरी के अंदर जो सबसे पहली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उससे पूछा गया है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है और जो पॉलिटिशियंस है उनसे रिलेटेड आपने क्या कार्रवाई की है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर अश्वनी दुबे जी ने 2016 के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL है वो दाखिल की थी और उसी PIL के तहत जो दिवाकर दत्ता जी और जो मनमोहन जी है उनकी बेंच के अंदर जो एक केस चल रहा है, जहां पर ये कहा जाता है कि जो कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस है उन सबके ऊपर एक लाइफ टाइम बैन लग जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये एफिडेविट मांगा है कि जो जो कन्विक्टेड जो पॉलिटिशियंस है उनके ऊपर आपने अब तक क्या एक्शन लिया है और उनके एक्शंस के बाद ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है और जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 51 है उसके अंदर में ये पहले से प्रावधान है कि जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगा कि कन्विक्टेड जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर कितने दिन के लिए जो चार्जेस लगेंगे और कब कब तक वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। ये जो बॉल है ये पार्लियामेंट के अंदर है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरवेन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी PIL से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इससे रिलेटेड अब क्या एफिडेविट फाइल करता है और उसके बाद जो फाइनली क्या डिसीजन देती है सुप्रीम कोर्ट।
जो नेक्स्ट खबर है वो दिल्ली हाई कोर्ट से आई है, जहां पर जो जस्टिस अनीश दयाल जी हैं, उन्होंने कल एक लैंडमार्क जजमेंट दी, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कहीं भी कोई जुवेनाइल है और अडल्ट, वो दोनों के दोनों अगर मान लीजिए किसी केस के अंदर अगर कन्विक्ट पाए जाते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर कहीं भी जो जॉइंट ट्रायल है वो नहीं होंगे। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मान लीजिए एक ही केस के अंदर एक जुवेनाइल है और दूसरा अडल्ट है, इन दोनों की जो ट्रायल है वो अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर जो जुवेनाइल है उसको हम अडल्ट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर, जुवेनाइल एक्ट के अंदर जहां पर हमने चेंज कर दिया गया है कि अगर कोई जुवेनाइल है और वो हीनियस क्राइम कर देता है और वो 16 से 18 साल तक का है, तो उसे अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। आप अडल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसके ऊपर एलिगेशन जो लगेगी, उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो भी अडल्ट की तरह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ट्रायल होगी वो अलग अलग होगी। जो अडल्ट है उसकी अलग ट्रायल होगी, जो जुवेनाइल है उसकी अलग ट्रायल होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, जो चाइल्ड इन इंटरेस्ट है, उसकी एज अभी तक 18 साल नहीं हुई है, वो अडल्ट नहीं है, तो हमें उसे जुवेनाइल की तरह ही देखना चाहिए। और यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कोई भी जो जुवेनाइल है वो अडल्ट के साथ ट्रायल के अंदर नहीं आ पाएगा। वही जो लास्ट खबर है हमारी जुडिशरी से, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है वहां पर एक पिटीशन देख रहे थे और पिटीशन के अंदर उन्होंने कहा कि जो रीरा है, जो रियल स्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। उन्होंने ये बताया कि जो रीरा है उसको इसीलिए बनाया गया था कि जो होम इन्वेस्टर्स, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है रियल एस्टेट के अंदर अपने घर के लिए, उनकी सिक्योरिटी हो सके और जो जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन सबके हितों को भी ध्यान रखा जा सके। यहाँ पर जो रीरा है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक ओरल रिमार्क के अंदर जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने डोमिनो इफेक्ट के बारे में भी बताया। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसकी एक साइड के अंदर कोई इश्यू आता है तो उसका जो इफेक्ट है उसकी बाकी सब साइड्स के ऊपर भी पड़ जाता है। यहाँ पर रीरा को एक नया इकोसिस्टम बना के रखना चाहिए जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित भी प्रिजर्व रहे और जो रियल एस्टेट कंपनी है उनके हित भी प्रिजर्व रहने चाहिए। यहाँ पर रीरा ने बताया कि जो सेंटर ने जो अथॉरिटी बनाई है उसके अंदर में स्टेट कहते हैं कि आप हमारे अंदर में इंटरवेन कर रहे हो और यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आपको फेडरल सिस्टम भी रह जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो कंपनीज हैं उनका भी हितों का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी तरह का कोई भी डोमिनो इफेक्ट जो है वो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में रीरा क्या एक्शन लेती है और इस पीआईएल से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगी वो हम आपके लिए ले आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी मणिपुर से आई है और मणिपुर के अंदर आपको पता है कि 13 फरवरी को जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग चुका है और उसके बाद जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उन्होंने 1 तारीख को भी मीटिंग ली थी जहां पर उन्होंने ये फैसला लिया था कि 8 मार्च के बाद से जो रोड ब्लॉकेजेस हैं मणिपुर के अंदर वो टोटली बैन हो जाएंगी। किसी भी तरह की कोई भी रोड ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए और मणिपुर के अंदर जो नॉर्मलसी है वो आ जानी चाहिए। यहाँ पर कल अमित शाह जी ने एक और बात कही है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो टूट चुके हैं और जिनके ऊपर में इस जातीय हिंसा जो 3 मई 2025 के बाद जो शुरू हुई थी, जहां पर जो रिलीजियस साइट के ऊपर जो अटैक हुए थे उन सबको रीबिल्ड करने का काम शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगस्त 2023 के अंदर एक मणिपुर गवर्नमेंट ने बताया था कि लगभग 386 जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको तोड़ा जा चुका है। यहाँ पर चर्चेस भी हैं, हिंदू टेंपल्स भी हैं और मॉस्क भी हैं। और यहाँ पर जो अमित शाह जी हैं वो चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर नॉर्मलसी आ जाए और नॉर्मलसी आने के लिए ही जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो टूट चुके हैं उन सबको रीबिल्ड करना चाहिए ताकि जो मणिपुर है उनके लोगों को ये पता लगे कि अब जो मणिपुर के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम करेगी और आप सबकी जो इनर कॉन्शियंस है उसके तहत आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पर अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि जो पीस टीम जो पहले बनाई गई थी अब वो दोबारा बनाई जाएगी। जो अजय कुमार भल्ला जी हैं उन्होंने इस जो पीस टीम का उसका नेतृत्व करेंगे और इसके अंदर में देखा जाएगा कि जो जितने भी जो 40 कम्युनिटी लीडर हैं उन सब के साथ बातचीत की जाएगी और मणिपुर के अंदर जो पीस है उसको बनाया जाएगा। अजय कुमार भल्ला जी जब से गवर्नर बने हैं उन्होंने जो 24 फरवरी से उन्होंने जो 20 फरवरी से एक ड्राइव चला रखा है जहां पर मार्च के पहले हफ्ते तक ये रहेगा कि जो आर्म्स जो लूट लिए थे कुकी और मैती ग्रुप ने वो सरेंडर करने की जो मियाद है वो इस हफ्ते में खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो अजय कुमार भल्ला जी हैं वो किस तरह से एक्शन लेते हैं और मणिपुर के अंदर नॉर्मलसी जो है वो कब तक आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो दो न्यूज है वो महाराष्ट्र से, जहां पर जो पहली खबर है वो कैबिनेट मिनिस्टर जो थे धनंजय मुंडे जी, कल उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया देवेंद्र फडणवीस जी को। धनंजय मुंडे जी जो एनसीपी जो अजीत पवार की जो पार्टी है उसके एमएलए हैं और उन्हीं के कोटे के ऊपर वो मिनिस्टर बने हुए थे। यहाँ पर उन्होंने जो मेन रीजन दिया है उन्होंने अपना हेल्थ ग्राउंड दिया है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि धनंजय मुंडे जी को इसीलिए हटाया गया है क्योंकि जो भीड़ जो जगह है वहां के जो सरपंच की हत्या की गई थी उसके अंदर में धनंजय मुंडे जी का जो एक एलाय है वो इसके अंदर में संलिप्त पाया गया है और इसीलिए धनंजय मुंडे जी को जो कैबिनेट है उससे हटाया गया। यहाँ पर जो उनका रेजिग्नेशन है वो जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने गवर्नर को भेज दिया है और गवर्नर ने जो रेजिग्नेशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी महाराष्ट्र से आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं अबू आजमी उन्होंने कल एक रिमार्क दिया था और उस रिमार्क से रिलेटेड उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने रिमार्क क्या दिया था। उन्होंने कहा था कि जो छावा मूवी आई है वहां पर जिस तरह से जो औरंगजेब जी का पोर्ट्रेल किया गया है ये गलत किया गया है और उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब है वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं और जिस तरह से उनका पोर्ट्रेल एक क्रूअल लीडर के तौर पर दिखाया गया है वैसे वो नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब के टाइम पर जो इंडिया की जो जीडीपी थी वो 24% थी ग्लोबल जीडीपी की और इसी की वजह जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उनको अट्रैक्ट करने के अंदर जो 24% जो ग्लोबल जीडीपी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन होता था वो एक अहम रीजन था। यहाँ पर जो एफआईआर के बाद अबू आजमी जी ने कहा कि वो इस रिमार्क से रिलेटेड अगर किसी के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट किया है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रिमार्क दिया था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड दिया था और उनके जो रिमार्क है उसको पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। अब देखना ये होगा इस एफआईआर से रिलेटेड क्या एक्शन लेती है पुलिस। और फाइनली अब हम चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, जहां हम 3 जो नेशनल न्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली न्यूज है वो वंतारा से रिलेटेड है। अब वंतारा क्या है? वंतारा एक एनिमल रेस्क्यू फैसिलिटी है और ये जामनगर जो गुजरात है वहां पर बनाई गई। ये फैसिलिटी अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं उन्होंने बनाई है और इसका कल इनॉग्रेशन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से जो वंतारा बनाई गई है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। अब हम देखते हैं कि वंतारा क्या है। वंतारा एक फैसिलिटी है जहां पर एक इस तरह से लगाइए कि एक बहुत बड़ा एक वेटनरी क्लिनिक है जहां पर जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है और यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस फैसिलिटी के अंदर इस तरह से बनाया गया है जहां पर जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफस्टाइल और जो रेस्क्यू किए जाते हैं उनको एक बेटर लाइफ और एक बेटर वेलबींग के लिए यहाँ पर इक्विप्ड किया जाता है। ये वंतारा के अंदर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, एमआरआई मशीन्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जो एनिमल लाइफ है उसकी भी इंपॉर्टेंस है और उसको डेवलप करने के लिए जो अनंत अंबानी जी हैं उनको एक इस तरह की फैसिलिटी जो बनाई गई है इंडिया के अंदर ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बाकी सब जो मल्टी मिलियनर्स हैं उनको भी इस तरह से एक कदम उठाना चाहिए, ऐसा भी कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने।
जो नेक्स्ट खबर है वो भुवनेश्वर से आई है। भुवनेश्वर के अंदर जो KIIT है, जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, वहां पर जहां पर एक नेपाली स्टूडेंट ने जो सुसाइड कर लिया था, यहाँ पर जो NHRC है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी होगी और यहाँ पर देखा जाएगा। NHRC ने ऑर्डर दिया है और NHRC ने ये कहा है कि यहाँ पर जो सुसाइड थी इसकी एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी। जो लास्ट खबर है हमारी वो चैंपियंस ट्रॉफी से आई है। कल चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था जहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर अब अपनी जगह जो है वो फाइनल के अंदर पक्की कर ली है। इस बार का जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है उसका फाइनल अब दुबई के अंदर होगा और यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो रहे विराट कोहली। अब हम चलते हैं नेशनल न्यूज से इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। जो इंटरनेशनल न्यूज है उसके अंदर में जो पहली खबर आती है वो USA से है, जहां पर USA ने जो टैरिफ्स हैं वो कल इंपोज करती है। 1 फरवरी का जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा था कि वो टैरिफ लगा देंगे कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर, और 4 फरवरी को जो ये जो टैरिफ्स थे ये डिस्पोज ऑफ कर दिए थे 1 महीने के लिए। अब कल 4 मार्च को जो ये टैरिफ है दोबारा से लगा दिए हैं और यहाँ पर जो कनाडा है उसके ऊपर 25%, मैक्सिको के ऊपर 25% और जो चाइना है उसके ऊपर एडिशनल 10% लगाने के बाद अब 20% के टैरिफ लगा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ पर जो चाइना है उन्होंने अब इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि अब वो भी 15% जो टैरिफ है वो लगा देंगे USA के गुड्स के ऊपर। और यहाँ पर चाइना ने कहा कि जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक टैरिफ वॉर शुरू करने वाली है, यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लिए हार्म पर कर सकता है। जो टैरिफ वॉर की वजह से जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर क्रैश देखा गया और उसका असर हमारी जो निफ्टी है उसके ऊपर भी हुआ, जहां पर 1996 से उसके बनने के बाद से पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो निफ्टी है वो 10 दिन तक गिरावट के अंदर में देखी गई है। जो नेक्स्ट खबर है वो भी USA से है, जहां पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ वो मिलकर काम करें और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको वो खत्म कर दे। यहां पर उन्होंने कहा कि जो ओवल ऑफिस के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था जहां पर जो एक स्पैट हो गई थी व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उन्होंने कहा कि ये गलत थी और वो चाहते हैं कि जो मिनरल डील साइन करने के लिए जो 28 फरवरी को वो व्हाइट हाउस गए थे वहां पर वो दोबारा जाएं और जो मिनरल डील है वो साइन कर दें। यहाँ पर जो ये चेंज है ये इसलिए हुआ है क्योंकि कल जो USA ने अपनी जो US एड, जो मिलिट्री एड जो यूक्रेन को देते थे वो पूरी तरह से बंद कर दी है और यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो मिलिट्री एड के साथ साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी उसको भी अब खत्म कर देंगे। यहाँ पर आज हम आपके लिए एक पूरी वीडियो लेके आएंगे जहां पर जो व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बात हो रही है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो 24 फरवरी को जिसको 3 साल हो गए थे उसके बाद से अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर हम यूक्रेन समिट को भी डिस्कस करेंगे जो लंदन के अंदर हुई थी। यहाँ पर अब हम चलते हैं इसी के अंदर में जो लास्ट न्यूज आई है वो यूरोपियन यूनियन से आई है और यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वेनिसा वन डर लेyen, उन्होंने बताया है कि वो अब चाहती हैं कि यूरोप जो है वो रीआर्म करने लग जाए। रीआर्म का मतलब कि अब तक जो यूरोप ने अपनी सिक्योरिटी जो नेटो को दे रखी थी, जहां पर जो USA है वो अपनी मेजर स्पेंडिंग करता था और यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो नेटो के पास थी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब चाहती है कि यूरोपियन यूनियन अपना बजट बढ़ाए और उन्होंने एक रोड मैप भी बताया जहां पर जो 800 बिलियन यूरो है उनकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और यहाँ पर जो यूरोप का जो डिफेंस है उसको यूरोप के पास रखा जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो 800 बिलियन यूरो की जो मदद करेंगे, यहाँ पर यूक्रेन को भी मदद करेंगे और वो चाहते हैं पूरे यूरोप की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर EU के अंदर ये भी कहा गया है कि जो EU के जो नेशंस हैं वो सब के सब अपनी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 2% कर दें अपनी GDP की, ताकि जो फंड्स हैं EU के पास वो आ सके। यहाँ पर एक बात और देखने की बात है कि क्या जब USA ने जो अपनी US एड जो यूक्रेन के लिए वो बंद करती है, क्या जो यूरोप है वो इतनी एड प्रोवाइड कर पाएगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आगे चलता रहे। जो ये सब डेवलपमेंट है और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्डो रेडुडेंट के ऊपर। अब हम चलते हैं लास्ट, जहां हम 3
इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो पहली खबर है वो इजिप्ट की राजधानी कायरो से आई है, जहां पर एक अरब समिट हुई। इस अरब समिट के अंदर ये देखा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गाजा के अंदर एक रिबेरा बनाने की बात की थी, इसका खंडन किया है। और यहाँ पर अरब के देशों ने ये कहा है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और उनके राइट्स को वो बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो नेक्स्ट खबर है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है, जहां पर पेशावर के अंदर एक आर्मी कंटोनमेंट के अंदर एक सुसाइड अटैक हुआ और यहाँ पर 9 लोग मारे गए हैं। यहाँ पर अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान, जहां पर जो आर्मी है वही सरकार चलाती है, वहां के अगर आर्मी कंटोनमेंट के पास इस तरह से अगर सुसाइड अटैक होंगे तो इसके जवाब में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो आर्मी है वो किस तरह से रिटेलिएशन करती है। जो लास्ट खबर है हमारी वो सर्बिया से आई है। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर ये देखा गया है कि उनकी संसद के अंदर कल एक बॉम्ब विस्फोट हुआ और एक स्मोक बॉम्ब छोड़ दिया गया सर्बियन एमपीज के पास। यहाँ पर जो सर्बिया है, यहाँ पर जो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिसोल विरसी, उनके खिलाफ एक एलिगेशन लगी हुई है कि उन्होंने करप्शन किया और करप्शन की वजह से उन जो अपोजिशन पार्टीज है वो चाहती थी वो अपना रेजिग्नेशन देते। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशनल फंडिंग जो है उसको बढ़ाने से रिलेटेड एक बिल लेके आए हुए थे और यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर। थैंक यू।